दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। दोस्तों, कहानी लाने में थोड़ी देर हो गई, मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी ये सारी कहानियाँ आप में से ही किसी ने भेजी है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इनकी भेजी हुई कहानियाँ ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो जल्दी से अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूँगा। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। अब ठीक दोस्तों, जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम राजवीर सिंह घोसी है और ये कहानी 3 दोस्तों की है। आप सभी को बता दूं कि मैं कहानियाँ लिखता हूँ, किताबें भी लिखता हूँ। तो ठीक, मैंने इस कहानी को तकरीबन 1 महीने में पूरा किया है। आपको ये कहानी जैसी भी लगेगी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहानी 3 दोस्तों की है जिनका नाम विक्रम, सुनील और जॉन था। ये तीनों बम्बई शहर में नौकरी करने के लिए आते हैं। ये तीनों बचपन के दोस्त थे। कुछ कर दिखाने का सपना लिए इस भीड़ वाली जगह में अपना मुकाम पाने के लिए दर दर भटकते रहे। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अपने एक छोटे से गांव में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने वाले सुनील और विक्रम ने भी ये कभी नहीं सोचा था कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द झेलना पड़ेगा। ठीक दूसरी तरफ जॉन अपने पिताजी के बिजनेस में पहले से ही बहुत संघर्ष कर चुका था, जिस वजह से उसे इन सब चीज़ों की आदत सी हो गई थी। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने पिताजी को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। पर क्या करें, इस वक्त तीनों को भटकते भटकते शाम हो चुकी थी, लेकिन ना नौकरी और ना कहीं रहने का ठिकाना उनके हाथ लगा। तीनों मायूस होकर एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं। दरअसल उन तीनों के पास कुछ खास पैसे नहीं थे। वो तो सिर्फ अपनी 1-2 दिन की व्यवस्था बनाकर निकले थे। उन्हें ऐसा लगा था कि जाते ही उनके साथ चमत्कार होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। खाना खाकर तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच गए। कुछ देर बाद वो ठीक बिल्डिंग के गेट के पास गए। उन्हें वहीं पर 1 या 2 घंटे बैठे बैठे हो जाते हैं। तभी बिल्डिंग के चौकीदार की नज़र उन तीनों के ऊपर पड़ती है। चौकीदार जोर की आवाज़ में उन्हें डांटते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों बैठे हो? वो तीनों अपनी जगह से जल्दी से खड़े हो जाते हैं। वो ठीक अपनी बात चौकीदार को बताते हैं। चौकीदार को तीनों की हालत देखकर उन पर तरस आ गया। उसे एहसास हो चुका था कि कुछ सालों पहले ऐसे ही वह कमाने के लिए आया था। उस वक्त किसी ने उसे सहारा दिया था और आज कम से कम वह इतने बड़े शहर में इस काम की बदौलत अपना जीवन व्यापन कर रहा है। वैसे जॉन तीनों में थोड़ा समझदार था। वो ठीक चौकीदार से कहीं रहने की बात करता है। उसे पता था कि अभी उनकी हालत किराया देने तक की नहीं थी। ऐसे में कोई उन्हें किराए का कमरा क्यों देगा। उसी वक्त चौकीदार अपने दोस्त से फ़ोन पर बात करता है, जो कि वहीं से कुछ दूरी पर बंगला नंबर 17 की साफ सफाई का काम करता है। चौकीदार का दोस्त कहता है कि साहब तो अपने परिवार के साथ 2 महीनों के लिए बाहर गए हैं, तब तक मैं इनके रहने का इंतज़ाम कर सकता हूँ। तीनों की तीनों बातें सुनकर खुश हो जाते हैं। वो जल्दी से चौकीदार से कहते हैं कि आप बस एक बार हमें उनका पता बता दीजिए कि हम उनके पास कैसे पहुँचे। चौकीदार ने कहा, वो बंगला थोड़ी दूरी पर है, रात को वहाँ कोई ऑटो टैक्सी भी नहीं मिलेगा। आज तुम लोग यही सो जाओ, कल सुबह हम साथ चलेंगे। तीनों वो रात वहीं पर गुजार कर सुबह उठते ही चौकीदार के साथ बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगले को देखकर तीनों हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्हें इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका मिलेगा। बंगले का नौकर तीनों को गेस्ट रूम में ले जाता है। तीनों दोस्त रूम में पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं। वो ठीक जल्दी से नहा धोकर अपने अपने काम की तलाश में निकल जाते हैं। अब उनके रहने का ठिकाना तो लग चुका था। तलाश थी केवल अच्छे काम की, जिससे उनका गुजारा चल सके। लेकिन आज भी उनके साथ वही हुआ। सुबह से शाम हो जाती है। तीनों हताश होकर वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। वो नौकर तीनों के लिए खाने का इंतजाम करके रखता है, जिसके बाद उन्हें बहुत राहत मिलती है। आज की रात तीनों दोस्तों के लिए बंगले में पहली रात थी। ठीक रात के 12 बजे अचानक विक्रम की नींद खुल गई। वो ठीक अपने आप को बंगले के तहखाने में पाता है।
जहां पर पुराना सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो यहाँ कैसे पहुंचा। उसी वक्त वो घबराहट में अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है, लेकिन किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसी वक्त उसे कानों में सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है और सिर्फ एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। विक्रम चिल्लाकर पूछता है, कहाँ हो तुम और क्यों रो रही हो? इसके ठीक अगले ही पल विक्रम अपने बिस्तर में था। वो डर के कारण पसीने से लथपथ हो चुका था। उसने जल्दी से अपने दोस्तों को जगाया। दोनों दोस्त उठकर उसका मजाक तो बनाते ही बनाते हैं, उल्टा उसके ऊपर हंसते भी हैं। विक्रम भी अपने दोस्तों की बात पर यकीन करके इस घटना को एक बुरा सपना समझकर चुपचाप सो जाता है। सुबह उठते ही तीनों दोस्त फिर से तैयार होकर काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन इस बार सुबह जैसे ही वो बंगले के गेट से बाहर निकलते हैं तो अचानक कोई औरत आकर विक्रम को चिट्ठी देती है, जिसमें लिखा था कि तुम इस पते पर जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। चिट्ठी पकड़ाने के बाद वो औरत अचानक भागते हुए उनकी नज़रों से ओझल हो जाती है। तीनों दोस्त सोच में पड़ गए कि हमें काम की ज़रूरत है, और ये बात इस औरत को कैसे पता। पर क्या करें, तीनों को काम की बहुत ज़रूरत थी। उस वक्त उन्हें लगा कि भगवान ने उनकी मदद करने के लिए शायद किसी को भेजा होगा। तीनों एक साथ मिलकर ठीक उसी पते की ओर निकल जाते हैं। उस कागज में लिखा था, वहां पहुंचते ही तुम्हें बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई देगी। दरअसल ये बहुत बड़ी कंपनी थी और उस वक्त तीनों कंपनी के गेट के सामने थे। वो तीनों सिक्योरिटी गार्ड को ठीक उस औरत की चिट्ठी दिखाते हैं। चिट्ठी नियुक्त विभाग के पास भेज देता है। ठीक जैसे ही प्रबंधक को वो चिट्ठी मिलती है तो उसमें उसके मालिक का हस्ताक्षर होता है। वो बाहर आकर उन तीनों से पूछता है कि आप हमारे मालिक को कैसे जानते हैं? विक्रम जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे दोस्त का बॉस हूं। प्रबंधक को इनको काम ना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कंपनी के मालिक के हस्ताक्षर उस चिट्ठी पर मौजूद थे। मालिक तकरीबन 7 दिनों के लिए विदेशी कंपनियों के दौरे में थे और ठीक उस बीच उनसे कोई संपर्क भी नहीं था। प्रबंधक ने तीनों को काम पर रख लिया और अपने साथ उन्हें काम की जगह दिखाने ले गया। लेकिन विक्रम अचानक ही दूसरे रास्ते की ओर मुड़ गया। वो ठीक सीधा बॉस के चैम्बर के सामने पहुंचता है और दरवाजे के ताले को पासवर्ड खोल देता है। कंपनी का प्रबंधक ये देखने के बाद एकदम आश्चर्यचकित रह गया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि जो पासवर्ड केवल मालिक को पता है वो इस इंसान को कैसे पता। प्रबंधक उसे कोई खास आदमी समझने लगा। उसे पूरी तरह से यकीन हो गया, अब तो पक्का ये व्यक्ति बॉस ने ही भेजा होगा। वो उसे बिना रोके हुए अंदर जाने की इजाज़त देता है। जॉन और सुनील ये सब देखकर समझ नहीं पाते कि आखिर विक्रम को ये क्या हो गया, इसे ये सब कुछ कैसे पता। दूसरी ओर विक्रम अंदर पहुंचने के बाद सभी को चैम्बर से बाहर जाने को कहता है और चुपचाप चैम्बर का दरवाज़ा बंद कर देता है। कुछ ही घंटों के बाद प्रबंधक को बॉस का फ़ोन आता है और बॉस प्रबंधक से पूछता है कि मेरे कंप्यूटर को किसी ने इस्तेमाल किया है। प्रबंधक सारी बात एक ही बारी में बता देता है। बॉस गुस्से में मैनेजर को बोलता है, जल्दी से जाओ और उसे रोको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जैसे ही प्रबंधक चैम्बर का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि विक्रम तो वहाँ बेहोश पड़ा था। प्रबंधक अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ उसे उठाने को कहता है। वो उसको कुर्सी पर दोबारा बैठाते हैं। उसी वक्त विक्रम को होश आ जाता है। प्रबंधक गुस्से में विक्रम को बोलता है, तुमने ये क्या किया? मेरे बॉस बहुत नाराज हैं। लेकिन विक्रम को कुछ भी याद नहीं था कि वो अपने बंगले के गेट से यहाँ तक कैसे आया। दरअसल वो बंगला पहले उसी बॉस का था और उस बॉस ने बंगले को अपने ऑफिस की एक लड़की के लिए खरीदा था। वो कभी कभी उसके साथ रहता था, जो कि उसके कंपनी में काम करती थी। बॉस पहले से ही शादीशुदा था और ये बात अच्छे से जानता था कि एक न एक दिन वो लड़की उसके लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए वो उसकी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था। बस यही बात एक दिन जब लड़की को पता चले तो अचानक दोनों में खींचातानी करते हुए लड़की के सर में चोट लग गई और तो और उसने वहीं पर दम भी तोड़ दिया। बॉस ने बंगले के गार्डन में ही उस लड़की को दफना दिया और लड़की की मौत के साथ उसका राज भी दफन हो गया। लेकिन जब उस बंगले में तीनों की एंट्री हुई तो विक्रम गार्डन में घूमते घूमते उसी जगह पर अपना पैर रख देता है जहां उस लड़की को दफनाया गया था। बस फिर क्या था, लड़की का संपर्क सीधा विक्रम से बन गया और वो ठीक विक्रम के अंदर प्रवेश कर गई।
वो उसे काबू में करके अपना बदला लेने के लिए ऑफिस में प्रवेश कर गई। उसने मालिक की इस काली करतूतों को इंटरनेट में वायरल कर दिया, जिसके बाद बॉस को विदेश से ही गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरह से मानिए उसका काला चिट्ठा सबके सामने खुल गया और वो बेनकाब हो गया। ठीक उस लड़की ने मरने के बाद भी अपना बदला ले लिया। अब शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तीनों के तीनों दोस्त उस बंगले को बुरा सपना समझकर भूल गए और इस दर्दनाक भूतिया कहानी का यहीं पर अंत हो गया। साथियों, इस कहानी को लिखने के लिए आप यकीन भी नहीं करेंगे, तकरीबन मुझे 1 महीना सोचना पड़ा। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी राजवीर सिंह जी की भेजी हुई कहानी। मुझे इनकी कहानी सुनाने में तो अच्छी लगी ही, बाकी मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि अपनी तरफ से कहानी बनाना और भेजना वाकई बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा 100 में से केवल 20 लोग कर पाते हैं। तो ठीक इनकी कहानी सुनाने के बाद आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इन्होंने अपनी कहानी पर बहुत मेहनत की है, बस इन्हें चाहिए थे एक आवाज़ जो कि मैंने दी है। तो अब ठीक चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम तनिष है। मैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में 3 सदस्य रहते हैं। मैं अपने घर पर अकेला हूँ। अभी मैं 11वीं क्लास में हूँ। मेरा पहले से ही सहारनपुर में मन नहीं लगता था। अक्सर मैं पिताजी से रोज कहा करता कि कहीं और रहेंगे, यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता। इसलिए पिताजी ने भी यही कहा कि हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनने के बाद पिताजी ने महाराष्ट्र में एक किराए का हाउस लिया। मुझसे पिताजी ने कहा कि मैंने हाउस देख लिया है, जिसके बाद हम सारे वहीं पर सेटल हो गए। वो घर थोड़ा हटकर था। जब मैंने पहली बार उस घर को देखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। घर में 4 रूम और थे, मगर अजीब बात तो ये थी कि उन रूम में लाइट नहीं थी। पर खैर, उस रात जब मैं खाना खाकर सो गया था, तभी मुझे किचन में से प्लेट की गिरने की आवाज़ आई, जिस वजह से मेरी नींद टूट गई। मैंने घड़ी में जब समय देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने सोचा शायद माँ होगी, पर जब मैंने उठकर जाकर देखा तो बहुत ही अजीब लगा। माँ तो रूम में सो रही थी। इसके बाद मैंने किचन पर भी जाकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। एक बार को तो ऐसा लगा कि शायद बिल्ली होगी। मैं वापस अपने रूम की तरफ चला गया। दोस्तों, वापसी में मुझे एक रूम से किसी के हंसने की आवाज़ आई। मैं एकदम से घबरा गया कि जिस रूम में कोई नहीं रहता, क्योंकि यह आवाज़ वहीं से आ रही थी जिस रूम में कोई नहीं रहता था। पर मैंने कुछ नहीं सोचा और चुपचाप अपने रूम में आकर सो गया। इसके बाद जैसे ही सुबह हुई तो मैं सोच रहा था कि रात वाली बात अपने घर वालों को बताऊं, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया। इसके ठीक अगली रात फिर मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने सोच लिया था कि इस घर के मालिक से बात करूंगा। मैंने उनसे कहा कि इस घर में हमारे अलावा शायद कोई और भी रहता है। मालिक ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं रहता। मैंने ठीक फैसला कर लिया कि अब मैं उस रूम में जाकर देखूंगा। रात होते ही मैं बिल्कुल नहीं सोया। मुझे अच्छे से याद है 1:12 का टाइम हो रहा था कि तभी अचानक मुझे किचन से आवाज़ आई। बस मैं यही देखने के लिए जा रहा था कि तभी मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसके बाद मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मैंने देखा कि एक साया इतनी तेजी से रूम की तरफ गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। उस वक्त मेरे हाथ पैर काम करना बंद हो गए। कुछ देर बाद मैंने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया और धीरे धीरे जब मैं उस रूम की ओर गया तो मुझे एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे कोई इत्र की होती है। और ठीक जब मैंने खिड़की से रूम के अंदर देखा तो अंदर मकड़ी के जाले और कुछ चेयर दिखाई दी। बाकी पूरे रूम में एकदम शांति थी। मैं चुपचाप अपने रूम में आकर सो गया। मैंने सोच लिया था कि ये सारी बात अपने घर वालों को ज़रूर बताऊंगा। मैंने ठीक ऐसा ही किया। इस बार मेरी बात घर वालों ने मान ली, क्योंकि मैं 1-2 बार पहले भी इसका जिक्र कर चुका था। घर वालों ने एक हाफिज को यह बात बताई। उन्होंने इस रूम में आकर कुछ दुआएं पढ़ी। उन्होंने कहा कि इस रूम में अंधेरा होने की वजह से जिन्न का बसेरा हो गया था। पर खैर, फिलहाल मैंने अब सब कुछ ठीक कर दिया है। अब तुम आराम से रह सकते हो। दोस्तों, बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनिए आपने तनिष की कहानी। ऐसा कई बार होता है, जब भी हम कई नए घर में प्रवेश करते हैं तो अक्सर घर में से किसी न किसी मेंबर को कुछ ऐसी नेगेटिविटी फील होती है
जिसके बाद जब वो किसी पुजारी के पास जाते हैं तो वही उसका हल और उस घर में क्या है वही बता पाते हैं। बाकी आपका इस कहानी पर क्या कहना है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फ़िलहाल मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ वो रात जब मेरी रूह कांप उठी। मेरा नाम आफरीन है और समीर अहमद की जगह उस रात मैं था। दोस्तों, मेरा नाम अरफिन है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव मदन साहब में रहता हूँ और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे आप समझदारी या बेवकूफ़ी जो भी मान सकते हैं, क्योंकि कहानी में मुझे ऐसा लगता है शायद ये बेवकूफ़ी थी। बात उन दिनों की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे उस वक्त 4 बेस्ट फ्रेंड थे। हम लोग एक खेत में जाकर आम तोड़कर खाने लगे कि तभी मेरे एक दोस्त जिसका नाम लालतू है उसने हमसे कहा कि तुम्हें मालूम है कि ऐसा भी बगीचा है जहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। मैंने अपने दोस्त से कहा कि शाम का टाइम है, ऐसी बातें मत कर। आपको बता दूँ कि हम सभी दोस्तों में से सबसे ज़्यादा डरपोक मेरा दोस्त रहमत है। रहमत ने कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ, तुम लोग मुझे घर छोड़ दो। लेकिन हम लोग उसे ठीक उसी बगीचे की तरफ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे आम नीचे गिरे हुए थे। हम जल्दी जल्दी से आम उठाने लगे, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की ओर जा रहे थे तो बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा गहरा कुआं था। उसी वक्त हमारी नजरें पड़ी। हमने देखा कि एक आम की डाली उस कुएं के बीच में जाकर लगी हुई थी और तो और उस पर आम भी लगे हुए थे। उसे देखकर मेरा एक दोस्त उसे तोड़ने के चक्कर में लग गया, लेकिन हमने उसे लगातार मना किया कि देख ले, रात में कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो नहीं मान रहा था, लगातार जाल को हिलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो कुएं के ऊपर चढ़ा तो ध्यान से देखने पर उसने देखा कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। वो देखकर वो इतना डर गया कि वहां से चिल्लाकर भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने चिल्लाकर भागने की कोशिश की तो अचानक वो डाली टूट गई। हमारा दोस्त उस कुएं के अंदर गिर गया। ये सब देखकर हम बहुत डर गए। वो तो शुक्र था कि डाली कुएं की दीवार से लग गई। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमारे दोस्त को तैरना भी नहीं आता था। हमारा दोस्त एकदम चिल्लाने लगा, कहने लगा कि मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया है। लेकिन उसी वक्त हमारा सबसे डरपोक दोस्त रहमत उसने हमसे कहा कि जाओ गांव में से किसी बड़े लोगों को बुलाकर लाओ, क्योंकि वो उस वक्त अकेले जाने से डर रहा था। दोस्तों, जब गांव में से 2-4 लोग आए तब जाकर उसे किसी तरह बाहर निकाला। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि हम अपने दोस्त को बचा नहीं पाए, क्योंकि जब उसे हमने बाहर निकाला तब उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि शायद बेहोश हो गया। हमें नहीं मालूम था कि हमसे हमारा दोस्त जुदा हो जाएगा। हमारे दोस्त का नाम वकील अंसारी था। आपको बता दूं कि अगर इस कहानी को अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मैं उस कुएं का फोटो या उसकी वीडियो भी आपको दिखा सकता हूँ। पर फिलहाल यही थी मेरी सच्ची कहानी। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी अरफीन की कहानी। मैंने पहले भी कई कहानियों में कहा है, अगर किसी इंसान की मौत हो जाए तो बहुत दुख होता है। हालांकि उन्होंने जो भी किया वो था तो गलत ही, मगर गलतियों की वजह से कई बार जान भी चली जाती है। अब आप ही सोचिए, रात के समय कोई ऐसी हरकतें करता है क्या? बाकी आपका इस कहानी पर क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल चलते हैं अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं एमपी के एक जिले बालाघाट से हूँ। बालाघाट एक छोटा सा गांव है। बालाघाट में मैं एक छोटे से गांव से हूँ। अभी 1 महीने पहले की बात है जब हम सारी फैमिली जन्माष्टमी मनाने के लिए गांव गए थे। उस वक्त मेरे गांव के कुछ दोस्त भी आए थे जो कि बाहर रहते थे, कभी कभी मिलते थे। हम लोग हर रोज़ रात को खाना खाने के बाद अक्सर मिलते थे। एक दिन रात को हम सब मिले। उस वक्त हम 4 लोग थे। हम धीरे धीरे बात करते करते गांव से बाहर आ गए। हमारे गांव के बाहर घना जंगल लगा हुआ है। उस वक्त बारिश का समय था और ठीक मैं अपना फ़ोन घर पर रख के आया था, लेकिन मेरा एक दोस्त फ़ोन लेकर आया था जिसने अंधेरे में फ्लैश लाइट की रोशनी जला रखी थी। दोस्तों, जंगल के थोड़ी अंदर जाने पर एक नदी आती है और ठीक उसी नदी के साइड एक पक्की रोड है। हम जंगल के अंदर से चलते हुए पक्की रोड पर बैठ गए। उस वक्त हमें लगभग रात के 11 बज गए थे। हम आराम से बातें कर रहे थे। हमारे पीछे बड़े बड़े पेड़ थे। उसी वक्त मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, मगर मैंने इग्नोर कर दिया। जब ये आवाज़ 1-2 बार और आई तो मैंने अपने दोस्त अमन को कहा कि तुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है?
पर वो मुझसे कहने लगा कि शायद तेरे मन का वहम होगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे भी चलने की आवाज़ आई। फिर हम एक दूसरे से पूछने लगे, फिर ये क्या है? हम खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। तब हमें समझ में आया कि यह आवाज़ झाड़ी के पीछे से आ रही है। हम ठीक जैसे ही उधर जाने के लिए बढ़े तो मेरे दोस्त ने मना कर दिया, पर हमने उसकी बात कहाँ मानी। हम तो आगे की ओर बढ़ गए। धीरे धीरे हम उसकी तरफ जाने लगे। हमने ध्यान से देखा तो पाया कि कुछ दिख रहा था। कोई बंदर की तरह था। उसकी आंखें लाल थी, जो कि अंधेरे में साफ दिख रही थी। लेकिन एक बात थी, उसने हमें देखा नहीं था। हम चुपचाप खड़े थे। उसे देखकर हम डर तो गए, उल्टा छिप भी गए। हम थोड़ी देर तक उसे पेड़ के पीछे छुपकर देखते रहे। उसी वक्त हमने देखा कि झाड़ी के बगल वाले पेड़ से कोई अजीब सी चीज बाहर आई। उसके बाहर आते ही एक अजीब सी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उल्टी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। मेरे दोस्त अमन से सहन नहीं हुई और उसने वहीं पर उल्टी कर दी। उसकी आवाज़ सुनते ही उसने हमें अचानक देख लिया और हमें देखकर गुर्राने भी लगा। बस फिर क्या था, हम सब मिलकर वहाँ से भागने लगे, क्योंकि ऐसे टाइम भागने के अलावा कोई कर भी क्या सकता है। हम भागते भागते गांव के पुल पर पहुंचे। हमने जब वहाँ से खड़े होकर देखा तो वो किसी जानवर की तरह ही लग रहा था। कुछ ही पलों में वो पेड़ों के ऊपर चढ़कर अजीब तरह से चिल्लाने लगा। हम किसी भी तरह वहाँ से भागे, लेकिन घर जाने के बाद हमने देखा कि अमन के पैरों पर चोट लगी थी। घर वालों ने जब पूछा तो कहने लगा कि चलते चलते फिसल गया, इसलिए पैर छिल गया। बस एक बात थी दोस्तों, अगले दिन अमन अजीब सी बातें करने लग गया था। वो अपने ही घर में कहने लगा कि मुझे मेरे घर जाना है। धीरे धीरे उसकी आदतें लगातार बढ़ती चली गई। यूँ समझिए एक तरह से वो पागलों की तरह हरकत करने लगा। कई बार तो वो काटने की कोशिश भी करता। हम ठीक सारे दोस्त उसके घर पर गए। घर वालों ने हमसे पूछा तो हमने मना कर दिया, लेकिन घर वालों को हम पर ही शक था। उन्होंने हमसे जोर देकर पूछा, तब जाकर हमने रात की सारी बात बताई। घर वालों ने हमें बहुत डांटा भी और ठीक अमन को उठाकर बाबा के पास ले गए। बाबा ने देखते ही कुछ मंत्र पढ़े और कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि इन लोगों ने पिशाच को खाना खाते टाइम परेशान किया है, इसीलिए वो इसके पीछे आ गया है। घर वालों ने कहा कि इसका कोई उपाय बताएं। बाबा ने कहा कि तुम लोगों को उस पेड़ के नीचे एक बकरे की बलि देनी होगी, वो भी ठीक रात के समय। हमने ठीक उसी रात को एक बकरे को उसी पेड़ के नीचे बांध दिया और ठीक हम उसे बांधकर जाने लगे कि तभी अचानक बकरा जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम वहां से सीधा घर की ओर चलते चले गए। दोस्तों सच कहता हूं, इसके कुछ ही दिनों में मेरा दोस्त एकदम ठीक हो गया। और हाँ, आपको बता दूं कि एक सच्ची बात है। साथ ही इतना भी कह दूं कि मैं सर की कहानियां लंबे समय से सुन रहा हूं। मेरे पास कोई कहानी नहीं थी, पर कुछ समय पहले जब ये हमारे साथ हुआ तो मुझे भी यकीन हो गया कि आखिरकार ये सब कुछ होता है। बाकी मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि सर इस कहानी को अपने चैनल पर ज़रूर लाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों सुनिए आपने मोहित जी की कहानी। इनकी कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती है, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। फिलहाल चलते हैं अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं जयपुर से हूँ और फिलहाल कॉलेज हॉस्टल में रहती हूँ। पिछले साल की बात है, मेरी रूममेट ने मुझे कहानी सुनाई। वो कहती है कि उसकी फैमिली की बचपन में जब उसके पिताजी छोटा हुआ करते थे तब वो अक्सर खेलने के लिए खेतों में जाया करते थे। ऐसे ही सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात उन्हें अचानक से एक सपना आया। सपने में एक औरत ने आकर उनसे कहा, इस जगह पर पेड़ के नीचे एक मिट्टी की गुड़िया बना के रख देना, जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। अगले दिन उन्होंने जाके मिट्टी की गुड़िया को बनाया और पेड़ के नीचे रख दिया और विश मांगी कि 10 रुपए का सिक्का मिल जाए। दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, अगले दिन उस गुड़िया के अंदर 10 रुपए निकले। अब दोस्तों मेरी फ्रेंड के पिताजी भागकर अपनी दादी के पास गए। उन्होंने ये सारी बात उनको बताई। दादी जी को लगा कि शायद मजाक है। उनको लगा कि शायद ये पैसे दादा ने दिए होंगे, पर पिताजी का दिल रखने के लिए उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि जाकर 100 रुपये लेकर आ। वो ठीक भागकर उसी पेड़ के पास गए और 100 रुपये की मन्नत मांग ली। उन्होंने एक बार फिर से 100 रुपये का नोट दादी जी को दे दिया। उस वक्त उनकी माँ ने वो पैसों को रसोई के एक डब्बे में रख दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद वो डब्बा जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई आत्मा उसके अंदर तड़प रही हो। दादाजी ने वो डब्बा खोला और पैसे चला दिए और ठीक पिताजी को ये कसम दी कि आज के बाद उस पेड़ के पास दोबारा नहीं जाएगा।
दोस्तों इसके बाद ये वाक्य यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन एक और वाक्य हुआ। ये भी मेरी रूममेट के पिताजी के साथ हुआ कुछ सालों पहले। वो बताती है कि पिताजी अपनी शॉप बंद करके शनिवार की रात पार्टी करने गए थे। उस वक्त उन्होंने एक खाली जगह देखी और सारे दोस्त वहाँ रुक गए। उन दिनों सर्दियों का समय था, ठीक आग भी जलाई हुई थी। उनकी पार्टी आराम से चल रही थी। कुछ ही देर बाद 2-3 छोटे छोटे बच्चे आकर उनके पास बैठ गए। ये सब देखकर उन लोगों को अजीब लगा कि रात के 11 बजे इतनी ठंड के समय ये बच्चे यहाँ कहाँ से आ गए। वो बच्चे बार बार उन्हें लगातार देख रहे थे। वो ठीक हाथ आगे बढ़ाकर उनसे खाने का सामान मांग रहे थे या पता नहीं क्या कर रहे थे। लेकिन उसी पल एक लंबा सा आदमी अचानक उनके सामने आ गया। उस आदमी ने ठीक उसी जगह पर आकर अपने पैर हिलाए जिसमें घुंघरू टाइप कुछ बज रहा था। उन्हें देखकर सारे बच्चे एकदम वहां से उठकर भाग गए। फिर अचानक उस इंसान की आवाज़ आई कि यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। दोस्तों उस इंसान का इतना कहना और पिताजी और उनके सारे दोस्त वहां से निकल गए। अगले दिन सबके मन में यही बात चल रही थी कि अचानक ऐसे कैसे हुआ। इसके ठीक अगले दिन पिताजी उसी जगह दिन के समय पर गए। उन्होंने वहां जो देखा वो देखकर वो एकदम दंग रह गए, क्योंकि वो जिस जगह पर पार्टी कर रहे थे उसके बगल में एक कब्रिस्तान था। ठीक वहीं पर एक बुजुर्ग आदमी भी बैठा था। उन्हें उस बुजुर्ग आदमी ने सारी बातें बताई। कहने लगे कि बेटा वो कोई देवता था और जिन बच्चों की आत्मा पूरी रात भटकती रहती है वो उन्हें संभाल लेता है ताकि वो किसी को परेशान ना करे। वो ठीक उन्हें कुछ ऐसा काम देता है जिसकी वजह से वो उस काम में लगे रहें और किसी को कोई दिक्कत भी ना आए। जैसे कि वो काम कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे कि छलनी से पानी दूसरी बाल्टी में ट्रांसफ़र करना, कुछ इस तरीके के काम जो कभी ख़त्म नहीं होते, या फिर तारे गिनना। बाकी दोस्तों यही थे वो 2 छोटे छोटे हादसे जो मुझे मेरी रूममेट ने बताए। मेरे पास और भी स्टोरीज हैं, पहले ये अपलोड हो जाए फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना कुछ अलग हटके? अब आप इनकी कहानी में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे बस इतनी ही उम्मीद कर सकता हूँ। बाकी मैं जल्द मिलूँगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।